शायद आपको दिल्ली के कंजावला की उस दुर्घटना की तस्वीरें अब भी याद हों, जिसमें स्कूटी पर जा रही 20 साल की एक लड़की अंजलि सिंह को आधी रात के वक्त एक कार ने टक्कर मारी और फिर कार सवार उस लड़की को अपनी कार के नीचे घसीटते हुए 10 से 12 किलोमीटर तक ले गए। ये वो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। 1 जनवरी 2023 दिल्ली। इस दौरान लड़की की मौत हो गई और युवक उसकी लाश को फेंक कर भाग गए। यानी कि अगर रुक जाते, घसीटते नहीं, उसकी जान बच जाती। उस घटना के आरोपी बाद में पकड़े गए, लेकिन उस घटना के बाद यह सवाल उठा कि कैसे इतने लंबे रास्ते में पुलिस की नजर से वो कार बची रही और कोई कैसे इतनी बेदर्दी से किसी को कार से घसीटते हुए ले जा सकता है। वो घटना तो दिल्ली के एक दूर दराज इलाके की थी। आप ये कह सकते हैं ना कि सुनसान इलाका था, ये था, वो था, दूर दराज इलाका हो गया, भले ही राजधानी दिल्ली है। चलिए एक तर्क ये दिया जाता है, पुलिस से जब सवाल पूछे गए, लोगों से जब सवाल पूछे गए। लेकिन वैसी ही एक घटना अगर दिल्ली के बीचों बीच लुटियंस बंगलो जोन जो इलाका है, जहां पर मंत्री, बड़े बड़ी एम्बेसी, एक से बढ़कर एक दफ्तर, सारे सरकारी दफ्तर, संसद, सब कुछ जिस इलाके में हो, अगर हम आपको यह बताएं कि ऐसी ही घटना वहां हो गई तो? अब आप देखिए ये वीडियो। ये दिल्ली के व्यस्त कस्तूरबा गांधी मार्ग की तस्वीरें। एक एसयूवी भागती जा रही है और एक युवक उसकी छत पर अधमरा पड़ा हुआ है। इसी तरह ये एसयूवी कई किलोमीटर तक भागती रही और अंत में कार सवार अपनी गाड़ी की छत पर गिरे युवक को फेंक कर भाग गए। दरअसल इस एसयूवी ने 29 से 30 अप्रैल की रात 12:55 पर कस्तूरबा गांधी मार्ग और टोल्स्टॉय मार्ग के इंटरसेक्शन पर एक बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 2 भाई बैठे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि 20 साल का मुकुल उछलकर गिर गया और बुरी तरीके से घायल हो गया और उसका भाई 30 साल का दीपांशु टक्कर से उछलकर इसी एसयूवी की छत पर जा गिरा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसयूवी की रफ्तार क्या रही होगी। और केंद्रीय दिल्ली में ये जो गोल चक्कर होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, तो रात का अंधेरा समझ करके लोगों ने सोचा होगा कि दौड़ा ले जाएं, निकाल ले जाएं तेजी से घुमा करके, कौन देख रहा है। ये रास्ता वैसे बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन क्योंकि रात की बात थी तो शायद लोग कम थे। इसी दौरान मोहम्मद बिलाल नाम के एक युवक ने इस एसयूवी का पीछा किया और कार की छत पर पड़े दीपांशु की तस्वीर खींची। मोहम्मद बिलाल ने हॉर्न बजाकर और चिल्लाकर एसयूवी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कार नहीं रुकी। यह है कस्तूरबा गांधी मार्ग और टॉलस्टॉय मार्ग की रेड लाइट। यहीं पर आरोपी हरनीत सिंह चावला ने मुकुल और दीपांशु को टक्कर मारी। दरअसल आरोपी हरनीत सिंह चावला इस रास्ते से आ रहा था और यहाँ पर जो दीपांशु है वो अपनी स्कूटी से सीपी से आ रहा था। यहीं पर टक्कर हुई और टक्कर मारने के बाद आरोपी हरनीत सिंह चावला कार को बिना रोके इसी रास्ते पर आगे की ओर भाग गया। अब ये मुकेश की आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें मुकेश ये बता रहे हैं कि ये कहां पर ये टक्कर हुई। वो मौका वारदात पर थे जहां पर ये वारदात हुई। टॉलस्टॉय मार्ग से रंजीत सिंह फ्लाईओवर। हम आपको जरा एक पूरा नक्शे के माध्यम से बता दें कि ये दिल्ली का कितना महत्वपूर्ण इलाका है। तो ये 29 से 30 अप्रैल की रात है जहां पर हिट एंड रन हुआ है और मैं आपको पूरा पर्सपेक्टिव दूंगा क्योंकि हम एक भूमिका बांध रहे हैं और यहां पर हम कुछ सवाल भी पूछेंगे। लेकिन वो पहले आप ये जान लीजिए कि हुआ क्या है और कहां है। क्या हुआ ये तो आप जान गए। 29 से 30 अप्रैल की रात में ये एसयूवी टॉलस्टॉय मार्ग से रंजीत सिंह फ्लाईओवर पहुंची। यहां पर हादसा हुआ इस जगह पर। यह कस्तूरबा गांधी मार्ग और टॉलस्टॉय मार्ग का इंटरसेक्शन है। यहां पर टक्कर हुई, गाड़ी भागती चली गई आगे, मॉडर्न स्कूल और वो सब पार करते हुए। ये वो वाली सड़क है दिल्ली की।
यहां से वो रंजीत सिंह फ्लाईओवर गई, आगे जा करके फिर वो तुर्कमान गेट होते हुए कई किलोमीटर तक दौड़ती रही। ये देखिए रंजीत सिंह फ्लाईओवर पास किया और उसके बाद वो चलते 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 आप सोचिए सेंट्रल दिल्ली से होते हुए लगभग पुरानी दिल्ली, तुर्कमान गेट, और यहां से फिर दिल्ली गेट, और यहां से उसने टर्न लिया और दीपांशु के शरीर को गाड़ी से गिरा दिया और ये लोग भाग गए। यानी कि इतना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जरा आप ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये जगह कहां है जहां टक्कर हुई है? भारत की संसद से। अब इससे ज्यादा सिक्योर एरिया कौन सा हो सकता है? दिल्ली छोड़ दीजिए, पूरे देश में 2.5 किलोमीटर दूर है भारत की संसद यहां से जहां ये एक्सीडेंट हुआ। महज 500 मीटर दूर है ये कनॉट प्लेस से, जो कि इस देश की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे प्रसिद्ध और बड़ी मार्केट। वहां पर यह हादसा हुआ है और ये गाड़ी छत पर दीपांशु को लिए रुकने के बजाय चलती गई चलती गई चलती गई। और किसी भी पुलिस ने, ये वो इलाका है जहां पर हर थोड़ी थोड़ी दूर पर कैमरे लगे रहते हैं, यहां हर थोड़ी थोड़ी दूर में पुलिस की पीसीआर वैन रहती है। और यही हमारा सवाल है कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में, इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सीसीटीवी कैमरा से लैस नई दिल्ली के इस बड़े वीआईपी क्षेत्र में, एक ऐसी जगह जहां पर हर थोड़ी थोड़ी दूर में पीसीआर वैन खड़ी रहती है, यह गाड़ी चलती कैसे रही और यह पकड़ में क्यों नहीं आई? आरोपी हरनीश सिंह चावला केजी मार्ग से यहां दिल्ली गेट पर पहुंचा। यहां से वहां तक की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। तो रात के वक्त उसने 3 किलोमीटर का सफर तय किया, यहां पर गाड़ी रोकी और दीपांशु को गाड़ी से फेंकने के बाद यहां से भाग गया। उसके बाद दीपांशु को दिल्ली पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। सबसे अहम बात यह है कि अगर आरोपी गाड़ी बीच में रोक देता तो शायद दीपांशु की जान बच सकती थी, लेकिन वीवीआईपी इलाके से होते हुए आरोपी 3 किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक पहुंचा और दीपांशु को फेंकने के बाद यहां से भाग गया। दिल्ली पुलिस ने इस घटना में हत्या का केस दर्ज कर दिया है और एसयूवी चला रहे हरमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्या इतने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? आज सवाल दिल्ली की पुलिस से पूछा जाए। कंझावला में आप ये बहाना कर सकते थे कि वो दूर दराज का इलाका है, वहां पर भी सवाल पूछे जा रहे थे कि 11 पुलिस स्टेशन बीच में पड़ते हैं और उनमें से किसी ने भी इसको नहीं देखा। ये तो सेंट्रल दिल्ली है, यहां कौन जिम्मेदार है? 2.5 किलोमीटर दूर है आप संसद भवन से। यहां पर भी अगर यही होगा तो फिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? किस किस्म की सुरक्षा है भाई दिल्ली में? आरोपी एसयूवी को भी जब्त कर लिया है। जो ये एसयूवी थी जिससे वो भाग रहा था, वो जब्त कर लिया गया। उधर घटना में जान गंवाने वाला दीपांशु गाजियाबाद का रहने वाला है, उसकी ज्वेलरी की दुकान है और अपने किसी काम से वो दिल्ली आया था। दीपांशु अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दीपांशु की बहन कह रही है कि एसयूवी सवार को सब पता था, अगर वो समय पर गाड़ी रोक देता तो उसके भाई की जान बच जाती। जब वो 2 लड़के जो उन्हें रास्ते में उस गाड़ी वालों को फॉलो कर रहे थे, जब वो उसके पीछे गए, उन्होंने आवाज लगाई, रोका, तो उस गाड़ी वाले ने स्पीड और ज्यादा ओवर कर दी और वो कंटिन्यू जानबूझ के उसको लेके गया। जब वो गाड़ी की छत पे गिरा तो वो ठीक था, ऐसा नहीं है कि वो उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जब उसने उसे 4 किलोमीटर बाद गिराया, नीचे फेंका, तब उसके सर पे चोट लगी और तब उसकी डेथ हुई है। तो ये जाना माना ही है, सब कुछ जानबूझ के ही किया गया है। और वो जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसे सब पता था, वो साइड मिरर से सब देख रहा था। जो लड़के उसको फॉलो कर रहे थे उन्होंने स्कूटी की हॉर्न बजाए, आवाज लगाई, पब्लिक ने वीडियो बनाई, बहुत रोका, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी नहीं रुका। मेरी मांग यही है कि मेरे भाई के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाए और ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना कि लोग कांपे उस चीज से कि ऐसा कभी कोई करने के बारे में सोचे भी ना। इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए उस बंदे को, बहुत ही ज्यादा। वहां पर घटना में घायल दीपांशु के बुआ का लड़का मुकुल गंभीर तौर पर घायल है और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और अब सवाल यही है कि हिट एंड रन की ऐसी घटनाएं आखिर कैसे रोकी जाएं? इनके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए?
समाज के उस वर्ग को जो गाड़ी में बैठने के बाद सड़क पर जा रहे अन्य लोगों को लेकर के एकदम बेपरवाह हो जाता है। उसको लगता है कि कीड़े मकोड़े हैं, हटाओ, मेरे पास तो एसयूवी है, 20-20 लाख रुपए खर्च करके मैंने एक एसयूवी खरीद ली है, अभी तो सड़क मेरी है, मैं जैसे मर्जी घुमाऊं और चलाऊं। उसे दूसरे की जान से क्या लेना देना, अपने तो महफूज है ना बड़ी सी गाड़ी। या हमारी व्यवस्था को जो इस तरह के लोगों में कानून का डर ही नहीं बैठा पाई। नतीजा यह है कि कानून हाथ में लेने में किसी को डर नहीं लगता। दीपांशु की मां को सुनिए, उनका दर्द देखकर कलेजा मुंह में आ जाएगा। मां का तो आरोप है कि पुलिस घटना का वीडियो बनाने वालों पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बना रही है। हमें हमारा बच्चा यहाँ से गया था दिन में, ठीक है, और उसके बाद में वो वहां चला गया। वहां जाने के बाद में इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद मेरी ननद का बेटा था, वो तो एक साइड गिर गया, ये उसकी छत पे गिर गया। ये उसको 4 किलोमीटर तक खींच के ले गया, ना उतारा ना उसको हॉस्पिटल ले गया, ले जाके पूरी तरह से फेंक दिया आगे 4 किलोमीटर ले जाके, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अगर मेरे बेटे को समय पे पहुंचाया जाता तो आज वो हमारे बीच होता, मेरी गोद में होता। वो आज किसी ने कोऑपरेट नहीं करा, किसी पुलिस ने नहीं करा, किसी ने नहीं करा। अगर वो उस समय गिरा था तभी उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, लेके जाते तो वो बच जाता। और गाड़ी में 2 जने थे, एक को क्यों छोड़ा गया? उसे क्यों छोड़ा गया? दोनों को क्यों नहीं अरेस्ट करा गया? और बच्चों को डरा रहे हैं जिन्होंने गवाही दी है, उनसे कह रहे हैं ये फोटो ये सब डिलीट करो वीडियो। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को जब ही सुकून मिलेगा जब उसे इंसाफ मिलेगा। और आइए फिर से लौटते हैं उसी महत्वपूर्ण सवाल पर। देखिए, आज हमारे पास काफी मौके थे, बहुत सारी विकल्प थे कि हम कुछ किसी और चीज के बारे में बात करते, इधर बात करते, उधर बात करते, देश दुनिया में जो राजनीति हो रही है उसके बारे में। लेकिन इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो घटना हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ वो एसयूवी का चालक, या कुछ सवाल पुलिस से भी पूछे जाएं, जो निगरानी रख रहे हैं उनसे भी पूछे जाएं। पुलिस की निगाह तुरंत इस मामले पर क्यों नहीं पड़ी? हर चौराहे पर सेंट्रल दिल्ली के आप एक बार टहल जाइए, हर लेन पे, क्योंकि सारे वीआईपी के बंगले हैं यहां पर, हर गोल चक्कर के पास इतने बड़े बड़े सीसीटीवी कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी गाड़ी में घुसा चला है वो सीसीटीवी, हाई डेफिनिशन। ये सीसीटीवी क्या कर रहे थे भाई? कौन देखता है इनको, आप बताइए। ऐसी घटना हो रही है, उसमें ये तुरंत डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? वो पीसीआर वैन कहां थी सेंट्रल दिल्ली में? सवाल यह भी पूछा जाता है कि चश्मदीद किसी आम नागरिक को क्या करना चाहिए? जैसे यहां पर भला हो मोहम्मद बिलाल का कि वो पीछे गए, लगातार अपनी बाइक से पीछे गए, वीडियो बनाया कि कम से कम आज इतना प्रमाण है, कम से कम ये मालूम है। लेकिन पुलिस के वो जो हाई डेफिनेशन कैमरे हैं उसकी फुटेज कहां है? कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पुलिस वाले लापरवाही कर रहे थे? कौन सी पीसीआर वैन को कहां होना चाहिए था जो नहीं थी? इस पर हमने बात की देश की पहली महिला आईपीएस डॉक्टर किरण बेदी से, जो अब बीजेपी में है, पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रही हैं और किसी जमाने में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उनके काम की बहुत तारीफ की जाती है। पुलिस वाले इंडिविजुअली खड़े हुए देख रहे कि नहीं, पुलिस कंट्रोल रूम वैन्स देख रही है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। ये तो कैमराज ही बताएगा। कुछ सड़क पे जो कैमराज लगे हैं कि कौन क्या देख रहा है, कौन क्या देख रहा है, ये तो कैमराज ही बताएगा। लेकिन क्या कैमराज हमारे कनेक्टेड हैं? क्योंकि अगर नई दिल्ली है तो नई दिल्ली वेरी हाई सिक्योरिटी जोन है, तो क्या हमारे पुलिस कंट्रोल रूम कैमराज, क्या कंट्रोल रूम से हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं वॉच करते? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी ये नहीं आई है? ये पता करना जरूरी है कि क्या हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किए, सारे इंटरकनेक्ट किए कैमरास। जैसे ट्रैफिक जोन्स को इंटरकनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि एक सड़क से दूसरी कैमरा थोड़ी होगा, वो आपको कंटिन्यूटी बताएगा। जैसे मेट्रो रेल में है, कंटिन्यूटी बताते हैं, ये हमारे क्या कंटिन्यूटी बताते हैं? नंबर 1। नंबर 2, कितने लोग तो गए आए गए लोग, तो अगर पुलिस वाले देखे या नहीं देखे मालूम नहीं है, वो कैमराज ही बताएंगे। लेकिन लोग तो आ जा रहे हैं, उनकी नंबर्स भी आएंगे कैमराज में। उन्होंने क्यों नहीं रोक के 100 को इन्फॉर्म किया? क्या किसी ने पहला इन्फॉर्मर कौन है पुलिस कंट्रोल रूम वैन को इस हरकत के बारे में?
कैमरा वाला जिस व्यक्ति ने सिर्फ इसका कैमरा लिया, क्या उसने इन्फॉर्म किया? कैमरा लेने से पहले उसने 100 नंबर को इन्फॉर्म किया कि ये हो रहा है, मैं इसका कैमरा ले रहा हूं, आप भी आ जाइए, आप देखिए, इसको रोकिए, ट्रैफिक को। क्योंकि अगर 100 को करते तो ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट हो जाए, कोई पीसीआर भी अलर्ट हो जाए। लेकिन अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे और इसी चीज पे हम रखेंगे कि पुलिस वाले इतने हैं डिप्लॉयड, उन्होंने क्यों नहीं देखा? हर आदमी सड़क पर ही थोड़ी देख रहा है, और एकदम निकल गया ट्रैफिक एकदम, तो अगर आप सड़क पे नहीं देख रहे ट्रैफिक को तो आपको नहीं देख पाएंगे। पीसीआर भी एक जगह खड़ी है, वो सड़क पे उस जगह नहीं, वो नहीं देख पाएगी। तो सिर्फ उसको मैसेज जाना जरूरी है। क्यों नहीं लोग आते जाते उन्हें मैसेज दिया जिन्होंने देखा? ये जिम्मेवारी नहीं है पब्लिक की, ये पब्लिक की जिम्मेवारी है ना आने जाने की। कम से कम आप रुक के फोन तो कर दीजिए 100 को कि हम ये देख रहे हैं। कैमरा देखना, वायरल अपने आप को बनाना, वो एक बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन पहले देना बहुत जरूरी है, वायरल से पहले। जब मोहम्मद बिलाल ने ये तस्वीरें बनाई तो मुझे नहीं लगता शायद मकसद ये रहा होगा कि वो वायरल हो जाए, क्योंकि मोहम्मद बिलाल ने ये जो तस्वीरें दी हैं, आप ये जान लीजिए कि प्रमाण के रूप में यही एकमात्र तस्वीर है जिससे गाड़ी का पता लगा है, जिससे रूट का पता लगा, जिससे एफआईआर फाइल करने में मदद मिली। और हमको सीधे सीधे, क्योंकि अब यहां पर अगर पुलिस से सवाल हम पूछ रहे हैं, आप सोचिए पुलिस तो चाहेगी नहीं ना कि उससे बहुत कठिन सवाल पूछे जाएं। कौन चाहेगा? क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा कि 2.5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है, ये सब हो रहा है, आपकी अकाउंटेबिलिटी कहां है? तो ये एक फुटेज आ गई। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो और फुटेज निकालें और उन सभी पुलिस वालों से ये सवाल पूछा जाए कि आप कहां थे इन सड़कों पर, जो आपकी ड्यूटी थी, आप कहां थे? कितनी बड़ी फौज है दिल्ली पुलिस। उधर यूपी के पूर्व डीजीपी इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। डीजीपी विक्रम सिंह की ये बात सुनिए। दिल्ली कोई सामान्य नगर नहीं है, देश की राजधानी है। वहां पर इस प्रकार की घटनाएं एक आश्रम के पास हो जाना, एक निजामुद्दीन के पास हो जाना, और लेकर के बॉनेट पर लेके किलोमीटर दर किलोमीटर चलते रहना, क्या हमारी पुलिस व्यवस्था, क्या गश्त है, क्या गाड़ाबंदी है, क्या पिकेटिंग है? चिंता की तो बात है ही है। पुलिस को और अपने से जो पेट्रोलिंग प्रोग्राम है उसको और उसमें सुधार की जरूरत है। सीसीटीवी के माध्यम से स्मार्ट कवरेज कराइए, और इस तरह की दुर्घटना होती है वहां पर तत्काल पहुंचे, रिस्पांस टाइम कम करें। लेकिन रिस्पांस टाइम अगर कम हो भी गया, अगर आप अलबत्ते आरोपियों को बचाने के चक्कर में हैं और जो पीड़ित पक्ष है उनको आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस के नेतृत्व के लिए हस्तक्षेप करने की जरूरत है। अब एक सवाल तो ये है कि ऐसी घटनाएं रोकी कैसे जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है पूरे देश भर से। ये हर रोज सैकड़ों ऐसी तस्वीरें आती हैं, और सोचिए उन प्रकरण में जहां पर कोई सीसीटीवी नहीं होगा या कोई मोबाइल लेकर के फोटो नहीं खींच रहा होगा, ऐसी कितने सारे प्रकरण होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। लोगों को कैसे संवेदनशील बनाया जाए, और दूसरा कि इन घटनाओं में मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए, इसकी तहकीकात करते हुए हमारी निगाह इसी साल 16 मार्च को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लोकसभा में दिए गए एक जवाब पर गई। इसके मुताबिक 25 फरवरी 2022 को सड़क परिवहन मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना स्कीम के तहत ऐसी घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन इस मुआवजे से पहले एक विस्तृत प्रक्रिया प्रोसेस ये अपनाना होगा। मंत्रालय की सूचना के मुताबिक 2017-2018 में हिट एंड रन की घटनाएं करीब 650 लोगों की मौत हुई थी और 595 लोग घायल हुए थे। 2018-19 में 640 के आसपास 643 लोगों की मौत हुई और 590 लोग घायल हुए। 19-20 में 615 लोगों की मौत हुई और 366 लोग घायल हुए। और मैं आपको फिर बता दूं, ये वो मामले हैं जो कि सामने आ गए हैं, इन पर एफआईआर हो गई है, हिट एंड रन के मामले। 2020-21 में 562 लोगों की मौत हुई थी और करीब 150 लोग घायल हुए। 21-22 में 660 लोगों की मौत हुई और 113 घायल हुए। और साल 2022-23 में फरवरी 2023 तक 72 लोगों की मौत हुई है और 6 घायल हुए हैं। और इन सभी लोगों को नियमों के तहत मुआवजा
दिया गया। लेकिन ये आंकड़े उनके ही हैं जिन्हें हिट एंड रन मामलों में नियमों के तहत मुआवजा दिया गया। ये हिट एंड रन केसेस के नहीं हैं। असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है। यानी कि आप ये समझिए कि अवेयरनेस कॉम्पनसेशन को लेकर के इतना ही है। ये अभी 3 डिजिट्स में ही है, जबकि आप ये सोचिए कितने हिट एंड रन होते हैं इस देश में। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितनी मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है उतनी दुनिया में कहीं नहीं होती। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 रिपोर्ट में लिखा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 10 मौतों में से 1 मौत भारत में होती है। यानी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का 10% अकेले भारत में होता है। हर साल करीब 1.5 लाख मौतें भारत में सड़कों पर हो रही हैं। कोई घर से आ रहा है, कोई घर से जा रहा है। 10 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसे दूसरी तरह से अगर देखें तो भारत में हर रोज औसतन 422 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है। यानी हर घंटे 47 लोग सड़क दुर्घटनाओं में बिल्कुल उसी तरीके से मर रहे हैं जैसे कि आपने इस तस्वीर में अभी देखा। 2016 से अब तक भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 2016 में देश में 4,80,652 सड़क दुर्घटनाएं रिकॉर्ड की गई, जिनमें से करीब 1.5 लाख मौत हुई। 2017 में 4,64,000 हादसे हुए, जिसमें 1 लाख करीब 1.5 लाख आप समझ लीजिए मौतें हुई। 2018 में भी 4,60,000 के आसपास हादसे हुए, जिसमें 1.5 लाख के आसपास मौत हुई। और 2019 में भी वही आंकड़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से। यानी कि स्टैटिस्टिक्स ये दिखाते हैं कि साल दर साल ये मौत कम नहीं हो रही, हादसे कम नहीं हो रहे, मौतें कम नहीं हो रही। 2020 में थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन फिर आप देखिए दोबारा बढ़ गया 2021 में। तो ये एक समस्या की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। सड़क हादसों में मौत एक आंकड़ा बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर आंकड़ा है। इसके हिसाब से जिन लोगों को मुआवजा मिलता है, आप सोचिए उनकी तादाद कितनी कम है, कितनी कम है। हमने पहले जो आपको वो दिखाया था कि 400, 500, 600, 700 इतने ही लोगों को मुआवजा मिल रहा है। हादसे कितने हो रहे हैं और मौतें कितनी हो रही हैं, ये जरा देखिए। हिट एंड रन और रोड रेज के मामलों में कठोर कानून की मांग करने वाले वकील अभिषेक चौधरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। अभिषेक चौधरी का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को सरकारें गंभीरता से कभी नहीं लेती। 1860 का जो आईपीसी है उसमें एक भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिक टू रोड रेज के ऊपर हो। सर रोड रेज की फिर मैंने जब रिसर्च करी तो सर मेरे को ऐसे डाटा मिले सर जिन्होंने हिला दिया मेरे मन मस्तिष्क को। भारत सरकार को भी सर उसको पे कोई संज्ञान नहीं लिया, ना कोई चिंता थी। कई बार कोर्ट ने तो कहा है रोड रेज पे स्पेसिफिक सेक्शन हो, मगर सरकारें नहीं जागी। सर लाखों लोग रोड रेज में सर अपनी जान गंवाते हैं कि गाड़ियों से वे लोग उतरते हैं और सर गाड़ी की वैल्यू कम, मतलब उनको लगता है कि उनकी ईगो हर्ट हो गई तो सर वो पिस्टल से। और अभी रिसेंटली सर एक जज के साथ रोड रेज हुआ है, जो मैटर मैं ही लड़ रहा हूं सर, पटियाला हाउस कोर्ट में मैटर है। और वो बच्चा अंतरराष्ट्रीय शूटर है और उसने जज की पूरी गाड़ी को सर चक्कों से मतलब डैमेज कर दिया, एक सिटिंग जज की गाड़ी को। तो सर रोड रेज एक आने वाले समय में पेशेंस टेस्ट, उसमें मेरी जो सुझाव थे सरकार के लिए डायरेक्ट किया जाए कोर्ट से कि पेशेंस टेस्ट हो। दूसरा, अगर कोई रोड रेज करता है जो सड़क पर बदमाश बन के दिखाता है या ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, गाड़ी ही सर्वोपरि है। सर गाड़ी सही हो जाती है मगर जो इंसान की बॉडी है आप उसे हार्म कर रहे हो, तो गाड़ी ज्यादा प्यारी है, इंसान नहीं है। तो सर ये दृष्टिकोण जो रोड रेज भारत विदेश में भी सर मैंने उसमें पॉइंट रखा, तो रोड रेज एक बहुत बड़ा ऑफेंस है और कंट्रीज में, मगर सर भारत में सर रोड रेज में सर कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। सर 323 केवल एक हर्ट की सेक्शन लग जाती है। तो सर इसमें मैंने जो सुझाव दिया था वो ये दिया था कोर्ट को कि डायरेक्ट किया जाए, मैंडेमस किया जाए सरकार को कि लाइसेंस रद्द हो उस आदमी का जो सड़क पर बदमाश बन के दिखा रहा है। और सर इसमें मैंने जो सुझाव दिया था वो ये दिया था कि रोड रेज में तुरंत जिसको जख्मी हुआ है उसको तुरंत एक अमाउंट उसको तुरंत दी जाए।
और सर इसमें जो मैंने एक सुझाव दिया था वो ये दिया था कि कोई भी जो सबसे पहले गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी को हार्म करने के लिए आता है तो उसकी ज्यादा गिल्टी या उसकी ज्यादा जवाबदेही कोर्ट में बने। तो सर इस तरीके के सुझाव को लेकर मैं कोर्ट में गया था, मगर कोर्ट ने सर मेरी पीआईएल को एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर सरकार के पास पहुंचा दिया। सर ना ही उसका कोई जवाब आया, ना ही उस पर कोई आज तक सर मिनट्स ऑफ मीटिंग बैठी।